देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर अब कोटा और राजस्थान यूनिवर्सिटी का होने वाला है, उसके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें और अपने डाउट को क्लियर करें। इस वीडियो के अंदर हम लेकर के आए हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म, यथार्थ एवं विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण। इसके अंदर जनरली दो या दो से अधिक ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनके सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हम n कोटि की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, n ऑर्डर की कोटि की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में आ जाती है, अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में आती है तो ये वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy और dx आ रहा है तो ये सिंगल ऑर्डर की है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके एग्जैक्टनेस होने के लिए टेस्ट करेंगे कि ये एग्जैक्टनेस है या नहीं, यानी कि यथार्थ है या नहीं। तो यथार्थ होने के लिए इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ था, फॉर द एग्जैक्टनेस इज डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के रूप में आती है तो उसके यथार्थ होने की जो जांच होती है एग्जैक्टनेस के लिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करके देखते हैं। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई m का होगा और यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x होगा। पार्शियल का मतलब है कि अगर हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो वो एग्जैक्टनेस है, यथार्थ है। और ऐसी स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ mdx dy और इक्वल टू ज़ीरो, या c कुछ भी लिख सकते हैं c। अगर mdx प्लस एन डी वाई के रूप में कोई इक्वेशन दे रखी है और अगर वो यथार्थ है तो उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला था। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर में हो, n कोटि की हो, तो उसको यथार्थ कैसे करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन nth ऑर्डर में आती है तो उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज, तो n कोटि की अवकल समीकरण को हम लिख सकते हैं d की पावर n y, p0 इसका कोफिशिएंट, प्लस p1 d की पावर n माइनस 1y प्लस p2 d की पावर n माइनस 2y अप सो ऑन, लास्ट पद आ जाएगा pn और y।
इक्वल टू 5x। ये जो इक्वेशन है ये nth ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए पहले पद के अंदर n बार डिफरेंशिएशन हो रहा है d की पावर n का मतलब ये होता है, दूसरे में n-1 यानी कि अपकलन घटते जा रहे हैं, घटते घटते लास्ट में क्या होगा कि dn-n यानी पावर 0 के 1 हो जाएगा और ये pn और y रह जाएगा। राइट साइड में कोई भी फलन होगा वो केवल x का फलन होगा जिसको हम 5x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास nth ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको सबसे पहले इस इक्वेशन को एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस यानी यथार्थता का प्रतिबंध। तो इसको जैसे यहाँ पर यथार्थ होने का प्रतिबंध था del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x, इसके भी यथार्थ होने का प्रतिबंध होगा एग्जैक्टनेस की कंडीशन। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होगी कि इनके गुणांक हमको यहाँ पता लग जाएंगे, कोफिशिएंट कि P0, P1, P2 क्या है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी है, मान लीजिए किसी इक्वेशन के अंदर कोई इक्वेशन मान लीजिए थर्ड ऑर्डर की है, 3 बार उसमें अधिकतम अपकलन हो रहा है और 3 के बाद डायरेक्ट एक बार अपकलन का पद आ जाए यानी d³ के बाद डायरेक्ट d का पद आ जाए तो बीच में d² मिस हो गया। तो d² मिस होने का मतलब जो कॉफिशिएंट है वो तो P0 से ही स्टार्ट होंगे, चाहे कोई सा भी अधिकतम पद हो ऑर्डर का, उसका जो गुणांक होगा वो P0 ही होगा। फिर क्रम से लेने हैं, P0 के बाद P1 फिर P2 फिर P3। जैसे मान लीजिए d की पावर 3 है तो उसका कॉफिशिएंट तो P0 हो जाएगा, और मान लीजिए उसके बाद डायरेक्ट d आ गया तो d का कॉफिशिएंट जो होगा उसको हम P1 नहीं लेंगे, P1 तो 3 के बाद 2 का होगा, 2 के बाद 1 का होगा P2। तो क्रम ध्यान रखना है, अगर कोई पद मिस हो रहा है तो कॉफिशिएंट उसका 0 लेकर के चलना है, तभी हमारा जो फॉर्मूला है वो सही काम करेगा। तो देखिए अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस का मतलब है यथार्थता का प्रतिबंध। तो यथार्थता का जो प्रतिबंध होगा यहाँ पर वो हो जाएगा Pn माइनस Pn-1 डैश प्लस Pn-2 डबल डैश, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में इन सब का जो टोटल है वो 0 आना चाहिए। अगर टोटल 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो एग्जैक्ट है, यथार्थ है। और अगर टोटल 0 नहीं आता है, यथार्थ नहीं है, तो उसके लिए भी हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बताएंगे कि अगर कोई इक्वेशन यथार्थ नहीं होगी तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम उस एग्जाम्पल को ले रहे हैं, यानी इस टॉपिक में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो एग्जैक्ट होगी और एक नहीं होगी। इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एग्जैक्ट है, यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है उसके लिए एग्जैक्टनेस होने का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 0 आएगा ही, क्योंकि हम एग्जाम्पल ही वही ले रहे हैं, एग्जैक्ट है तो 0 आएगा। उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर उसको कैसे एग्जैक्ट में हम चेंज करेंगे और उसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा। अभी जब ये यहाँ पर आकर के एग्जैक्ट हो जाएगी तब क्या होगा, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो जो इक्वेशन हमको दे रखी है उसका एक बार इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड में एक बार इंटीग्रेशन करना है। और लिखना कैसे है देखिए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप यहाँ देखिए d की पावर n है,
यानी n बार अपकलन हो रहा है। अब जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है n की जगह पर n-1 का हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर 3 बार अपकलन हो रहा है अधिकतम और हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पद 2 बार अपकलन वाला रह जाएगा, 2 वाला 1 में रह जाएगा, 1 वाला y में चेंज हो जाएगा। तो एक एक अपकलन उसके कैंसिल होते जाएंगे, लेकिन जो P0, P1, P2 है ये भी चेंज होंगे जब हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब वो किस तरीके से होंगे देखिए। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या क्या पद आएंगे, वो आ जाएंगे। पहला पद तो P0 ही रहेगा, एक डिफरेंशिएशन इसमें से कैंसिल हो जाएगा, D-1 हो जाएगा ये y, और अगले पद में जो P1 कॉफिशिएंट था ये P1 की जगह पर आएगा अब P1 माइनस P0 डैश, और यहाँ से एक अपकलन कैंसिल हो जाएगा, D की पावर n-2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब थर्ड टर्म आएगी तो वो P2 से चालू होगी, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, और इसमें से एक अपकलन कैंसिल हो जाएगा तो D की पावर n-3 हो जाएगा y, और इसी तरीके से आगे के जितने भी पद हैं वो आते जाएंगे। राइट साइड में देखिए फाई x का इंटीग्रेशन करना है, जो भी फलन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष और एक कांस्टेंट ले लेंगे c। ये अगर कोई nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पहले एग्जैक्टनेस के लिए जांचेंगे, अगर वो एग्जैक्ट है तो फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, ये इक्वेशन आएगी, इसके लिए फिर दोबारा यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी कि जो समीकरण आएगी उसका फिर से एग्जैक्टनेस होने के लिए जांचेंगे, अगर वो फिर से एग्जैक्ट हो जाती है तो फिर दोबारा इसी फॉर्मूले के द्वारा उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ऐसा हमको तब तक करना है जब तक कि जितनी बार अपकलन सवाल में दिया हुआ था वो कैंसिल आउट ना हो जाए। जैसे अगर 3 कोटि का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा तो हमको 3 बार ये जांच करनी पड़ेगी। एक बार जांच करेंगे एक अपकलन कैंसिल होगा, 2 बार बचेगा, दोबारा जांच करेंगे तो फिर एक अपकलन कैंसिल होगा इंटीग्रेशन से, 1 बार बचेगा। तो एक बार के लिए तो हम y का मान सीधा ही निकाल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को भी लेंगे। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिसके समझ में नहीं आया होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 टाइप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए और एक हायर ऑर्डर के लिए। mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इसके एग्जैक्टनेस के लिए जो फॉर्मूला था del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल आने चाहिए। इक्वल आने के बाद इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये था जो हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो हमने एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली, ये वाली nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। हम इसके एग्जैक्टनेस होने के लिए जांचेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है Pn से स्टार्ट हो रहा है, ये इक्वल टू 0, यानी कि सारे पदों का टोटल 0 अगर आ जाता है तो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट होने की स्थिति में जो इक्वेशन है उसका दोनों पक्षों के अंदर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने के बाद प्रत्येक पद में जितनी बार अपकलन हो रहा है वो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उनके जो गुणांक हैं P0, P1, P2 वो चेंज होंगे। P0 एज इट इज़ रहेगा, P1 की जगह पर P1 माइनस P0 डैश आएगा, P2 की जगह पर P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, और भी आगे का पद होगा तो वो P3 से चालू होगा। इस तरीके से राइट साइड में जो भी फलन लिख रहा होगा उसका हमको एक इंटीग्रेशन कर देना है, कांस्टेंट ले लेना है एक। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको दोबारा फिर रिपीट करना है इसी मेथड के द्वारा, और तब तक करना है जब तक कि y का मान नहीं निकल जाता है। तो अभी हम इस मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर वो एग्जैक्ट है या नहीं ये जांचेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। चलिए चलते हैं अपने उस एग्जांपल की तरफ। देखिए ये एग्जांपल लिख रहा है हमारे सामने
एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। अब इसके लिए हमको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमको इसको कंपेयर करेंगे हमारी इस इक्वेशन से। तो यहाँ से हमको दिख रहा है P0, P1, P2 के मान जो भी निकल सकते होंगे। P0 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, देखिए P0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कोफिशिएंट इज P1 इक्वल टू 3x। नेक्स्ट कोफिशिएंट इज P2 y का बराबर 1 और जो राइट साइड में फंक्शन है वो है 5x 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अभी जो इक्वेशन हमको दे रखी थी उससे इनके मान आ गए। अब हम कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस देखेंगे, यथार्थता का प्रतिबंध जो है उसको करेंगे। फॉर द एग्जैक्टनेस यथार्थता के लिए अब यथार्थता के लिए प्रतिबंध क्या है हमारे पास, देखिए इधर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला जो पद है वो है d की पावर n। तो p भी n से ही चालू हुआ है, pn से, और फिर घटते क्रम में पद आ रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला पद है d स्क्वायर, यानी कि P2 से चालू होगी हमारी यथार्थता की कंडीशन, और उसको हम लिखेंगे P2। देखिए घटते क्रम में लिखना है, P2 के बाद P1, P1 के बाद P0, 0 तक ही लेना है। अगर किसी में 4 बार अपकलन हो रहा है तो 4 से चालू होगी, 4 3 2 1 और 0 तक लेना है। अब प्लस माइनस के निशान और डैश के निशान जो यहाँ पर लग रहे हैं उसको भी याद करना बिल्कुल ईजी है। आप इसको घटते क्रम में लिखो, P1 P2 के बाद P1 के बाद P0। पहला पद प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। पहले पद पे कोई डैश नहीं, दूसरे वाले पद पर 1 डैश, तीसरे वाले पर 2 डैश, आगे पद आएगा कोई तो उस पर 3 डैश। इस तरीके से चलना है। तो इसको भी याद करना कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। P2 का मतलब 1 माइनस P1 डैश, सिंगल डैश का मतलब 1 बार अपकलन, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो P1 है हमारे पास 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3, फिर प्लस का साइन। P0 का 2 बार डिफरेंशिएशन 2 टाइम, एक्स स्क्वायर का 1 बार करेंगे तो 2x आएगा, दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो देखिए 1 + 2 3 और -3 इक्वल टू 0, यानी कि जो समीकरण हमको दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, वो एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो इसका एक बार इंटीग्रेशन हमको कर देना है। तो समीकरण यथार्थ है, अतः टेकिंग इंटीग्रेशन तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, ये वाली इक्वेशन रखनी है, एक एक डिफरेंशिएशन इनमें से कैंसिल हो जाएगा, और जो P0, P1 और P2 वाले कोफिशिएंट थे वो अब इस वाले हिसाब से आएंगे। तो सबसे पहले आना है P0, और P0 का मतलब तो एक्स स्क्वायर ही है, और ये एक अपकलन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy/dx रह गया। फिर प्लस, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, P1 माइनस P0 डैश, P1 का मतलब 3x माइनस P0 डैश, P0 का मतलब एक्स स्क्वायर का अपकलन 1 बार 2x, और साथ में इसका एक अपकलन कैंसिल हो जाएगा तो केवल रह जाएगा y,
और y पे ही लाके ख़त्म कर देना है। राइट साइड का जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स का वर्ग dx और प्लस एक कांस्टेंट ले लिया c1। हो सकता है आगे भी हमको लेना पड़े तो वो हम c2 ले लेंगे। तो यहाँ से समीकरण यथार्थ भी हो गई और यथार्थ होने के बाद हमने इस फॉर्मूले से उसको चेंज करके भी लिख दिया, लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन हमको और करना है। देखिए सब जानते होंगे आप कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। तो ये जो नीचे 1 - x लिख रहा है, इसको अगर हम x ही मान के चलें तो 1/x² का इंटीग्रेशन यही होगा -1 और x की जगह क्या आएगा 1 - x। लेकिन एक चीज़ ये और ध्यान रखनी है कि जिसको हम x मान रहे हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन अगर x1 के अलावा कुछ और आता है तो उससे डिवाइडेशन और करना है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा 1 - x का, तो -1 का इसमें डिवाइड और होगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन 1/1 - x आएगा। तो देखिए ये हो गया x² dy/dx प्लस 3x - 2x यानी कि x y इक्वल टू 1/1 - x और प्लस c1। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको दोबारा एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें इसी फॉर्मूले के द्वारा, और एग्जैक्टनेस जब हो जाएगी तो फिर दोबारा एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y आ जाएगा और y की वैल्यू ही हमको निकालनी है। या यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस रूप में चेंज कर सकते हैं, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको IF के द्वारा हल करते हैं हम। तो ये जो इक्वेशन हमको ऊपर आ चुकी है ये इजीली इसमें कन्वर्ट हो रही है। अगर हम यहाँ से x² का प्रत्येक टर्म के अंदर डिवाइड कर दें x² से, तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको IF के द्वारा फिर हम हल कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं dy/dx x² से इसको हमने x² से डिवाइड कर दिया, इसमें x² से डिवाइड किया तो 1/x y रह जाएगा और ये हो जाएगा 1/x² और 1 - x प्लस c1/x²। तो ये इक्वेशन चेंज होकर के अब हमारे पास ये आ गई और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, जिसको हम dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में जानते हैं। तो इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है IF निकालेंगे इसका। तो इसका IF का जो फॉर्मूला होता है वो है इंटीग्रेशन e की पावर में p dx। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, p बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पर dy/dx प्लस py, यानी p बराबर क्या हो गया 1/x। तो ये हो गया 1/x dx और इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं log x होता है, तो e की पावर में log x आएगा, e की पावर में log x। तो e और log कैंसिल होकर के जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो केवल क्या होगा x होगा, यानी केवल x होगा। अब इस इक्वेशन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया है उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन, वो होगा y इंटू IF y इंटू IF और IF कितना है x इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान रखेंगे 1/x²
1 माइनस एक्स प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो Q की वैल्यू हो गई, इंटू आई एफ यानी x dx और एक और कांस्टेंट C2। तो जो इक्वेशन हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करी थी उसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अब हमको केवल इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो दी गई इक्वेशन का सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम x को अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, अलग अलग भी कर देते हैं। x को जब इसमें इंटू करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, और फिर इस x को इसमें इंटू किया तो C1 कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस C2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। देखिए लास्ट के जो दो पद हैं ये तो बिल्कुल इजी है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, C2 ऐसा का ऐसा ही रह जाना है। यहाँ पर इसको पार्शियल करना पड़ेगा हमको, तो 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एक्स को अलग अलग करने के लिए इनको a और b के बटे में हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके देखिए यही आ जाना चाहिए। देखो x इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स आ गया, प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल होकर के x आ गया, ये कट गया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को हम ये लिख सकते हैं और इसका करेंगे फिर इंटीग्रेशन। देखिए y इंटू एक्स इक्वल टू, इस वाले पद को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये हमने लिख दिया इसकी जगह पर। और अब लिखेंगे C1 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, C1 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस C2, ये वाला पद हमने इसके अंदर लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्स वाई तो ऐसा का ऐसा ही रहना है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो गया, 1 अपॉन एक्स ही इसको मानेंगे तो इसका भी log 1 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 होगा इसलिए वो साइन आगे आएगा। यहाँ पर C1 कांस्टेंट और इसका भी log x हो जाएगा और प्लस C2 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों जो log वाले पद हैं माइनस के साथ हैं तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। अगर log के दो पद प्लस के रूप में लिख रहे होते हैं तो उनके फंक्शन आपस में इनटू होते हैं और माइनस में लिख रहे होते हैं तो डिवाइड होते हैं। माइनस वाला अपॉन में आता है हमेशा, तो ये हो जाएगा log x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C1 log x और प्लस C2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब हमको जो इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्स वाई इक्वल टू log x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C1 log x और प्लस C2। हमको जो ऊपर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये सब कुछ, केवल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक ही बार करने में सब चीज़ समझ में आ सकती है। यहाँ तुमको सारी चीज़ें हमने बता दी है कि किस तरीके से हमको एग्जैक्टनेस के लिए कंडीशन लगानी है और किस तरीके से फिर हमको उसकी जांच करनी है। तो ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने पहले एग्जैक्टनेस होने के लिए कंडीशन
अप्लाई करी, एग्जैक्ट हो गया। फिर इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर हर प्रश्न में रैखिक समीकरण बनेगी, अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसको हम IF के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऐसा ही होना है, IF के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो दी गई इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। MDX प्लस NDY इक्वल टू 0 के बराबर में कोई इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट है, यानी डेल M अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल N अपॉन डेल X होता है इक्वल, तो वो एग्जैक्ट होती है यानी यथार्थ होती है। तो उसका सॉल्यूशन हम इस वाले मेथड से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, मैंने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है। आपको अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म, जिसका जो रूप होता है इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देखो हायर ऑर्डर में होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो था सिंगल ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री में, और ये होगी हायर डिग्री में, यानी अवकलन जो होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ देखिए d की पावर n का मतलब n बार अवकलन हो रहा है, यहाँ पर n-1 है, यहाँ n-2 है, तो अवकलन घटते जा रहे हैं। उनके जो गुणांक हैं वो P0, P1, P2 इस तरह के होंगे। राइट साइड में जो फंक्शन होगा उसको हम 5x से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस इक्वेशन के लिए एग्जैक्टनेस होने की जो कंडीशन है वो Pn का मतलब जो अधिकतम अवकलज वाला पद है वहीं से चालू होगा। n बार अवकलन हो रहा है तो Pn से, 2 बार हो रहा है तो P2 से, इन सभी का टोटल 0 आना चाहिए, तो वो इक्वेशन यथार्थ हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। ऐसा होने पर दी गई इक्वेशन का एक बार इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों के अंदर। तो दोनों पक्षों में जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो उनके गुणांक हैं P0 की जगह पे तो P0 ही रहेगा, लेकिन P1, P2 जो गुणांक पहले थे वो अब चेंज होकर के P1 माइनस P0 डैश हो जाएगा, ये P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश हो जाएगा। एक एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड के अंदर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो बात थी कि जब दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तब क्या करेंगे। तो एग्जैक्ट नहीं होने की स्थिति में हम अपनी तरफ से एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दी गई इक्वेशन के अंदर इनटू करेंगे, ये मानते हुए कि गुणा करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो एग्जैक्ट होगी। यानी हम किसी पद का गुणा इसीलिए कर रहे हैं कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए, यथार्थ हो जाए, फिर किसी तरह से उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 2 टाइप की इक्वेशन है हमारे पास, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में जिसमें x के पद हों, तो वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको x की पावर m ले लेना है। यानी अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, x के पद अगर सवाल में लिख रहे हैं तो समाकलन गुणांक हमको क्या लेना है, x की पावर m। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ही मानना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर निश्चित नहीं है कि क्या मानेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन में तो निश्चित कर दिया कि x की पावर m मान लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर होगा तो प्रश्न की कंडीशन को देखते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानेंगे। ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए जिसको इक्वेशन में गुणा करने के बाद पदों की संख्या ज़्यादा नहीं हो जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए। ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए
जिसको गुणा करने के बाद, इनटू करने के बाद बचे हुए जो पद होंगे वो इजी हो जाएं, उनका इंटीग्रेशन करना आसान रहे, तो वो प्रत्येक प्रश्न की कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए और देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं होगी तो क्या हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानेंगे और उसको फिर आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया बोर्ड के ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। इसका जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप, उसमें आप देखो राइट साइड में केवल x का फलन होना चाहिए, फाई x, और हमारी इक्वेशन में क्या हो रहा है, 2y आ रहा है, जबकि y के सारे पद लेफ्ट साइड में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर सब में y है, तो y के सारे पद लेफ्ट में और x का फलन होना चाहिए राइट में। तो इस 2y को हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा, इसकी साइड चेंज करके लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 आने से कोई दिक्कत नहीं है, जो फाई x है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y और इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने। अब इस इक्वेशन के एग्जैक्टनेस होने के लिए हम जांचेंगे इसको, अगर एग्जैक्ट होगी तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और नहीं होगी तो कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान करके इसको इंटू करेंगे और फिर सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। अब फॉर एग्जैक्टनेस, यथार्थता के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 कोटि का अवकलन है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर में, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो P2 से चालू होगी और 0 तक रहेगी, घटते क्रम में लिखनी है। बिल्कुल ईजी है वो फॉर्मूला, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल ये देखना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो P2 से चालू कर दो, P2 P1 P0। अगर मान लो 3 बार हो रहा होता तो 3 से चालू कर देते, P3 P2 P1 P0, 0 तक। साइन लगाना है बीच में, पहला पद प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, पांचवा प्लस का, ऐसे ही आता रहेगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। डैश लगाने, सेकंड नंबर के पद से डैश लगाना चालू करो, 1 डैश, डबल डैश, और आगे होगा तो 3 डैश, और इसका मान आ जाना चाहिए 0। अगर 0 आ जाता है तो एग्जैक्ट है और नहीं आता है तो नहीं है, फिर कोई और मेथड देखेंगे। अभी तो मान रखते हैं। P2 कहाँ मिलेगा हमको, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके गुणांक हमेशा P0 से चालू होने हैं। तो देखिए डी स्क्वायर वाले पद का गुणांक है P0, फिर P1 किसका होगा, एक बार जो अपकलन होगा उस वाले पद का, तो वो इसमें है ही नहीं, dy अपॉन dx का पद नहीं है, इसका मतलब P1 0 है। फिर आगे आ जाएगा ये P2, P2 का मान 2 हो गया। तो P2 का जो मान है यहाँ से माइनस का 2, फिर माइनस P1 0 है, प्लस P0 का 2 बार अपकलन। P0 कौन है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का 2 बार अवकलन, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 2 बार अवकलन है। अब तुम चाहो तो अवकलन करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि साफ दिख रहा है सॉल्व करके 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका अवकलन ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप में ही आएगा, माइनस का 2 है, तो कैसे भी सॉल्व करेंगे 0 नहीं आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये समीकरण यथार्थ
नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके अंदर इनटू करेंगे, ये मानते हुए कि ये समीकरण यथार्थ हो जाएगी उसके बाद। और यथार्थ होने के बाद तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला, एक बार इंटीग्रेशन करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। इसमें भी देखते हैं। दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड, तो ये समीकरण अब यथार्थ नहीं है, तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको लेना है। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको हम इसमें इनटू करें तो पदों की संख्या और ज़्यादा नहीं हो जाए, या ऐसे पद नहीं आ जाए जिसका इंटीग्रेशन ही हम नहीं कर पाएँ, ईजी हो जाना चाहिए। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर लिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, हम इस साइन स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर, और 1 साइन स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर। 1 साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोसेक स्क्वायर है और हमको इसका इंटीग्रेशन करना हो और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा भी करना है, तो इसमें भी होगा गुणा, तो कोसेक स्क्वायर पहले से ही हो जाएगा और एक फलन को ही गुणा करना है। तो ऐसे फलन का गुणा करो जिससे उन दोनों का इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए। तो ऐसा एक फलन हम कॉट ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर के साथ, कि अगर कॉट को टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर आएगा, जो dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये t का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर अपॉन 2 यानी कॉट स्क्वायर अपॉन 2, उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। यानी हमको इस प्रश्न के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मानना चाहिए? कॉट x। कॉट x मानना बिल्कुल आसान रहेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो कॉट x इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के हम इसको कॉट x से गुणा कर देते हैं और उसके बाद फिर इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। माना समाकलन गुणांक कॉट x है, तो गुणा करने पर, यानी कि जो भी इक्वेशन हमारे पास है उसमें हमको क्या कर देना है? कॉट x का गुणा कर देना है। तो कॉट x का जब हम इसके अंदर गुणा कर देंगे तो क्या होगा? साथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि साइन स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं। साइन स्क्वायर को हम यहाँ नहीं रखेंगे, साइन स्क्वायर का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? या एक बार हम केवल गुणा ही करके रख लें, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आ गया इतना। पूरी इक्वेशन को हमने कॉट एक्स से इंटू कर दिया। अब कॉट एक्स आगे जाकर के हमको इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू कर दिया हमने, तो अब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इधर से साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का अगर हम इधर से भाग लगा देंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर का भाग और लगा देते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन को हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, जब हमने इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू कर दिया तो अब हम क्या मानेंगे? गुणा क्यों करा था हमने? गुणा हमने इसलिए करा था कि ये समीकरण यथार्थ नहीं है, तो गुणा करने से यथार्थ हो जाए। तो अब हमने गुणा तो कर ही दिया, तो गुणा कर दिया तो फिर ये वाली समीकरण तो यथार्थ ही होगी। तो ये समीकरण को अब हम ये मान रहे हैं
कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब जब समीकरण एग्जैक्ट हो जाती है तब क्या करते हैं, तब समाकलन करते हैं एक बार। तो इस इक्वेशन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला कोफिशिएंट P0 ही रहेगा और प्रत्येक पद में से एक अपकलन कैंसिल हो जाएगा और सेकंड पद में P1 माइनस P0 डैश रहेगा। इस तरीके से इसका एक बार समाकलन हमको करना है। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन का मतलब प्रथम बार समाकलन करने पर। तो देखिए cot x ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर ये एक डिफरेंशिएशन इसका कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, P1 माइनस P0 डैश। तो P1 क्या है, देखिए ये है P0, P1 का मान है 0 और ये है P2। तो इस तरीके से हम अपने मानों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, P1 इसके बीच वाला पद नहीं है इसलिए 0 माइनस P0 डैश। P0 का मतलब है cot x का डैश यानी कि एक बार अपकलन, तो cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये साइन हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर x और साथ में आएगा y इक्वल टू राइट साइड में जो भी फलन होगा उसका समाकलन। तो बराबर में तो 0 है तो 0 का समाकलन 0, लेकिन एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा c1। तो ये समीकरण के अंदर हमने cot x को समाकलन गुणांक मान के इसमें गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद उसको हमने एग्जैक्ट मान लिया तो एक बार समाकलन कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर आकर इसको फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको बदलना पड़ेगा। तो cot x का लगा देते हैं भाग, तो ये हो गया dy अपॉन dx प्लस कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot x y बराबर c1 और अपॉन cot x। ये हमने cot x का इस पूरी इक्वेशन के अंदर भाग लगा दिया तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब ये हो गया dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं IF के द्वारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें भी निकलता है, तो IF के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन IF e की पावर p dx। IF क्या होता है, e की पावर p df। तो e की पावर p df, तो p का मतलब है ये वाला मान कोसेक स्क्वायर अपॉन cot x। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot x dx। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, e की पावर में कोसेक स्क्वायर अपॉन कॉट का करना है। cot x को t मानेंगे, cot x को जब हम t मान लेंगे तो उसका अवकलन आएगा कोसेक स्क्वायर x dx माइनस में, माइनस को हम dt की तरफ लगा देंगे। तो इसका जो समाकलन होगा वो 1 अपॉन टी होगा, 1 अपॉन टी का log t हो जाएगा। log t का मतलब log cot x माइनस में, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस log cot x। भाई cot x को t माना तो अपकलन करने पे माइनस कोसेक स्क्वायर x dx आएगा, तो 1 अपॉन टी का log t, माइनस का निशान आ गया। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उससे पहले माइनस के साइन को यहाँ लगाना पड़ेगा cot पर, तो cot की पावर -1 हो जाएगी यानी 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10x, समझ गए। e की पावर log
और ये जो फलन है कॉट, इसके ऊपर लग जाएगी, ये आगे जो माइनस का निशान था वो माइनस, फिर ये लोग और ये आपस में कट जाएंगे, तो कॉट की पावर -1 का मतलब 1/कॉट, और 1/कॉट का मतलब 10, तो हमने वो 10 लिख दिया। तो IF का मान आ गया 10x। अब हमको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू IF, तो IF का मतलब 10x बराबर, तो y इंटू IF हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन Q क्या है, Q1 C1 अपॉन कॉट एक्स, ये Q है, C1 बटा कॉट एक्स, ये तो हो गया Q, और इंटू IF का मतलब 10x dx प्लस C2। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/कॉट का मतलब भी 10 होता है, और एक 10 पहले से ही है, 10 स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया C1 इंटीग्रेशन के अंदर 10 स्क्वायर x dx प्लस C2। 10 स्क्वायर का डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रेशन के लिए, तो 10 स्क्वायर को ऐसे किसी फंक्शन में कन्वर्ट करें जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो, तो 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx प्लस C2, तो ये हो गया C1 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और एक का इंटीग्रेशन x और C2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो गया 10x माइनस का x और प्लस C2। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। जो इक्वेशन हमको दे रखी थी उसका हल है ये। तो अब हो गया y इंटू 10x बराबर C1 10x माइनस x प्लस C2, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से इसको समझ के अगर करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं और इसको समझा देता हूँ। देखिए, जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उस इक्वेशन के लिए हमको सबसे पहले उसके यथार्थ होने की जांच करनी है। अब यथार्थ होने की यानी एग्जैक्टनेस होने की जांच करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी लिखाया था और इस वीडियो में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा इसके यथार्थ होने की जांच कर सकते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ये वाली एग्जैक्टनेस की, तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है उसका हम एक बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक बार इंटीग्रेशन करने में क्या होगा कि जो जितने भी हमारे पास टर्म दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उन सब में से एक एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमको एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानना पड़ेगा जो इक्वेशन के साथ इनटू होकर उसे एग्जैक्ट कर दे। यानी अगर एल्जेब्रिक रूप में कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें x के और y के ही पद हों, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें हमेशा x की पावर m मानना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में ही मानना है। फंक्शन ऐसा मानना है जिसको हम इक्वेशन में गुणा करें तो इक्वेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए, आसान होनी चाहिए गुणा करने के बाद, और ऐसे पद आने चाहिए जिसको हम आसानी से इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकें। ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं लेना है जिसको गुणा कर दें तो पदों की संख्या और ज़्यादा हो जाए, कुछ कटे भी नहीं, और ऐसा फलन आ जाए जिसका हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएँ, तो वो समाकलन गुणांक हमको ऐसा नहीं लेना है। अब जैसे इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हमने एग्जैक्टनेस के लिए इसके अंदर फॉर्मूला लगाया, पर वो
नॉट इक्वल 0 आ गया, इसका मतलब ये एग्जैक्टनेस नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, यथार्थ नहीं है समीकरण। तो हमने यहाँ पर cot x लिया है समाकलन गुणांक। cot x इसलिए लिया है क्योंकि इक्वेशन में साइन स्क्वायर है। अगर हम आगे जाकर के साइन स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो 1/sin स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर होता है, और कोसेक स्क्वायर का जो पेयर है इंटीग्रेशन करने का वो cot के साथ होता है। cot को अगर हम t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन cot स्क्वायर आता है, कोसेक स्क्वायर आता है, तो कोसेक स्क्वायर का जो पेयर है वो cot के साथ होता है। ऐसे ही tan और sec स्क्वायर का होता है, जैसे tan x को t माना तो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही साइन और cos का पेयर होता है। तो ये फलन साथ साथ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को cot x लेकर के दी गई इक्वेशन में उसको इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद साइन स्क्वायर का हमने इधर से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह का फंक्शन आ गया, और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है एक बार। तो cot x ऐसा कैसे ही, और ये जो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कैसे लिखना है इस रूप में। तो एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जिसको हम IF के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर भी समाकलन करने के बाद जो इक्वेशन आई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, dy/dx + py = q के रूप में। तो यहाँ से हमने IF निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx करके e की पावर में, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो IF का मान 10x आ गया। यहाँ पर IF के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाला तो y × IF इधर, और राइट साइड में इंटीग्रेशन में q × IF आता है, तो q को IF के साथ गुणा करके इंटीग्रेशन किया तो दी गई समीकरण का सॉल्यूशन इजीली हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो को एक बार नहीं कई बार बार देखिए ताकि आपको इसको समझ में आ जाए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे और आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।